Yes, very good afternoon to all of you students. क्लास 11th का ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा जो केमिस्ट्री का है। और जो बच्चे क्लास 10th से पास आउट करके आए हैं अभी 11th में और सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स में जा रहे हैं, कुछ बच्चे साइंस ग्रुप में हैं। तो जो बच्चे साइंस ग्रुप में आना चाहते हैं वो साइंस ग्रुप में केमिस्ट्री कंपलसरी रहेगा। साइंस में आप लोगों को पता है कि साइंस में 2 ब्रांचेस रहेगी। एक तो है आप लोगों का एक जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है वो बायोलॉजी का है। तो जो बच्चे बायोलॉजी सब्जेक्ट लेंगे वो बायोलॉजी पढ़ेंगे, साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जो बच्चे मैथ्स ले रहे हैं वो मैथ्स पढ़ेंगे और साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और जो बच्चे कॉमर्स लेना चाह रहे हैं तो वो जो है बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, ये वाले सब्जेक्ट उनके लिए रहेंगे। तो ये जो है साइंस ब्रांच में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और साइंस ले रहे हैं अभी क्लास 11th में, उन्हें केमिस्ट्री ख़ास तौर पर पढ़ना रहेगी। तो केमिस्ट्री का जो पूरा ब्रांच है, क्योंकि साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री बच्चे जानते हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। और आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि केमिस्ट्री जो है वो एक सेंट्रल साइंस है। सेंट्रल साइंस है मैंने कि इसमें सभी तरीके का साइंस इसमें इंक्लूडेड है। बेसिक फंडामेंटल कहना चाहिए कि फंडामेंटल साइंस है ये। और इस फंडामेंटल साइंस में सभी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। मतलब इसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं, इसमें बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं, इसमें मैथ्स के भी आ जाते हैं। तो सभी कॉन्सेप्ट्स इसमें आ जाते हैं। तो कहना चाहिए कि ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है इसका, है ना। केमिस्ट्री का एक पूरा वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसमें सभी बातें आती थी, फिजिकल से रिलेटेड भी, केमिकल से रिलेटेड भी। तो ओवरऑल ये तो आप समझ गए कि क्लास 11th में जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए केमिस्ट्री रहेगा। और केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट को लेके हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट चैप्टर जो आप लोग का दिया गया है, चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो केमिस्ट्री के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और केमिस्ट्री किन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करती है, इसको समझना है। तो पहले तो ये आप समझ लीजिए कि साइंस की इम्पोर्टेंट ब्रांच है और केमिस्ट्री में जो स्टडी है वो स्टडी है अबाउट द मटेरियल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मटेरियल और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, एंड देयर इंटर चेंज विद द एनर्जी, और उनका एनर्जी के साथ क्या इंटरचेंज है। तो ओवरऑल एक लाइन में भी बिल्कुल सरल तरीके से समझना है तो मटेरियल की जो है स्टडी, मटेरियल की स्टडी वही क्या है हम लोग केमिस्ट्री। मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं आपको पता है कि नेचर में सभी चीज़ें जो है वो मटेरियल, कुछ न कुछ उसमें मैटर है। मैटर का डेफिनेशन बच्चे जानते हैं, मैटर इज समथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर मीन्स जिसके पास भी मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वही क्या रहेगा, मैटर रहेगा। तो मैटर का जो स्टडी है, मटेरियल का जो स्टडी है वही क्या है आप लोगों का केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस दिए हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड देयर स्कोप्स। तो एक जनरल बात है, जिस तरीके से बच्चे साइंस का इम्पोर्टेंस लिखते हैं, वंडर ऑफ साइंस का एक ऐसे लिखते हैं, तो उसमें आप लोग पता है कि
साइंस का जितना इम्पोर्टेंस है हम लोग की डेली लाइफ में, उसमें हर जगह ही कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का रोल रहता है, क्योंकि सभी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं मटेरियल से मिलके बनी है, एटम्स से मिलके बनी है, मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल का स्टडी ही क्या है, केमिस्ट्री। तो यहाँ पे बात बच्चों को ध्यान देना है कि हर चीज़ में केमिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है। तो जिस तरीके से इम्पोर्टेंस साइंस का है डेली लाइफ में, वैसा ही इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री का भी है डेली लाइफ में। उसके इम्पोर्टेंस को लेके पूरा फिनोमिना दिया है। मैं जनरल टॉक करूँगा आज खाली बच्चों से। हेल्थ प्रोटेक्शंस को लेके केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट रोल है ना। क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल है केमिस्ट्री के इन वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो फर्स्ट जो है उसमें दिया हुआ है हेल्थ प्रोटेक्शन। हेल्थ में जितनी भी मेडिसिन्स बनती है, मेडिसिन्स यानी आप समझते हैं कि तरह तरीके की मेडिसिन्स होती है, और उन सब मेडिसिन्स के क्या इफ़ेक्ट हैं। कुछ हार्ट रिलेटेड डिसीज़ को लेके बनती है, कुछ आपके कैंसर को लेके बनती है, कुछ आपके पैथोजन्स को हीलिंग को लेके बनती है, कुछ डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में बनती है ना, जैसे पैरासीटामॉल वगैरह बनता है। तो एंटी एलर्जेटिक है, एंटी एस्थमेटिक है, एंटासिड है। तो ये जितनी सारी मेडिसिन्स हैं, इन सब का जो स्टडी है वो भी, और उनका फार्मिंग और वो सभी अप्लाइड केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। देन है तो इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फील्ड। इंडस्ट्रीज में जितनी भी इंडस्ट्री है, भले वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या वो कहना चाहिए रबर इंडस्ट्री है, केमिकल्स इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, डाइंग इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है। तो सभी इंडस्ट्रियल मटेरियल जितने भी होते हैं, उन इंडस्ट्रियल मटेरियल्स की जो भी स्टडी वो भी किसके अंतर्गत आती है, केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। आपको पता है कि सीमेंट का फॉर्मेशन होता है, तो सीमेंट जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, उसमें जो कैल्शियम है, कैल्शियम सल्फेट वगैरह, तो उनका सबका स्टडी भी हम लोग काम करेंगे, केमिस्ट्री की ब्रांच में करेंगे। देन बात की गई है एग्रीकल्चरल फील्ड को लेके। देखिए एग्रीकल्चर की फील्ड में भी जो है केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और ख़ास तौर पे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनके सभी के फार्मेशन में और इनके मैन्युफैक्चरिंग में केमिस्ट्री का स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सभी को रिलेटेड है केमिस्ट्री के साथ। और फूड मटेरियल्स, जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं, आप समझते हैं कि जो भी फूड हम इंटेक करते हैं फूड मटेरियल के फॉर्म में, या तो वो फैट होता है, या वो कार्बोहाइड्रेट होता है, या वो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये सभी फूड मटेरियल्स भी जो है वो किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का। तो कार्बोहाइड्रेट की स्टडी है, विटामिन्स की, फैट की, प्रोटीन्स की, तो ये सब भी किस में इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री में। क्लॉथ्स के फार्मेशन को लेके, अब आपको पता है कि क्लॉथ्स का फार्मेशन जो है वो इन जनरली जो है कॉटन से होता था, और कॉटन जो है वो एक नेचुरल फाइबर है। बट अभी के टाइम में कई सारे सिंथेटिक फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लग गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जैसे आपका टेरिलिन है, टेरिकॉट है, डेक्रॉन है, नायलॉन है, रेयॉन है। तो ये सब क्या है, क्लॉथ इंडस्ट्री के मेन आइटम्स है। इसी तरीके से बिल्डिंग मटेरियल्स भी जो है, उन सभी बिल्डिंग मटेरियल्स के फॉर्मेशन में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल्स में बात करें तो कई सारे बिल्डिंग मटेरियल्स, जैसे आप समझते हैं कि सीमेंट है, और आपका स्टील है, और वाटर है। तो ये सभी बिल्डिंग मटेरियल्स में भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है किसका, केमिस्ट्री का। और इसके बाद बात करें मेटल्स एंड एलॉय को लेके, तो कई सारे मेटल्स हैं, मेटल के एलॉय हैं, उन सब के फॉर्मेशन में भी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, केमिस्ट्री। मेटल और मेटल के एलॉय में आप समझते हैं कि स्टील है या ब्रांच है, तो इन सब के फॉर्मेशन के लिए भी केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि एलॉय का फॉर्मेशन आपको पता है कि अलग अलग मेटल्स के मिक्सिंग से होता है। तो अलग अलग मेटल्स को
वेरियस कॉम्बिनेशन में उनका मिक्सचर बनाता है तो मेटल एलॉयज का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें भी इनका इम्पोर्टेंट रोल है। और देन बात करें प्लास्टिक्स एंड ग्लासेस को लेके, तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज और ग्लासेस वगैरह, आपको पता है कि आज जो है मैन्युफैक्चरिंग में हर जगह प्लास्टिक का इम्पोर्टेंस है, भले वो पैकेजिंग के लिए हो या कहना चाहिए हाउस होल्ड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हो या टॉयज़ वगैरह के लिए हो। तो प्लास्टिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और प्लास्टिक का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो भी सब केमिस्ट्री के बेस पे होता है। केमिस्ट्री रहती है उसमें, पूरी केमिकल के किस तरीके से यूज़ करके उनका फॉर्मेशन करना है वगैरह। देन बात करते हैं फ्यूल्स को लेके। जितने भी फ्यूल्स होते हैं, जैसे आप बात कर लिए एलपीजी की बात कर लीजिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, या सीएनजी है, या पेट्रोल डीजल और दूसरे भी हैं, कोल है, तो वो सभी भी किसकी कैटेगरी में आते हैं? केमिस्ट्री में, क्योंकि ये सभी क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से बने। अब इनकी पूरे हाइड्रोकार्बन्स की भी एक पूरी स्टडी जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांच से इसमें की जाएगी। और कहना चाहिए कॉस्मेटिक्स को लेके बात की गई, तो कॉस्मेटिक्स जो हैं आपको पता है कि अलग अलग तरीके के कॉस्मेटिक्स आते हैं। ऑयल आता है, हेयर ऑयल आता है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है और क्रीम वगैरह हैं। तो ये सभी कॉस्मेटिक्स, काजल वगैरह जो भी हैं, तो ये सभी कॉस्मेटिक्स का फॉर्मेशन भी केमिस्ट्री रहती है इसमें सब में, है ना। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, उसके बेसिस पे सभी ये कॉस्मेटिक्स का फॉर्मेशन होता है। देन बात करें पेंट्स, वार्निश एंड डाइज को लेके, जितने भी पेंट्स रहते हैं, पेंट्स हैं, वार्निश है, डाइज है, तो इन सभी डाइज वगैरह का फॉर्मेशन भी जो है किसकी बेसिस पे होता है? अभी बाग में एक डाइज इंडस्ट्री है जो क्लॉथ पे पेंट करना है, क्लॉथ पे प्रिंटिंग करना है, तो उस सब के लिए क्या करते हैं? केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट रोल इसमें भी रहता है। इन द स्पेस प्रोग्राम में आप समझते हैं कि अभी नए प्लैनेट्स की डिस्कवरी चल रही है और उस प्लैनेट्स का जो एक्सप्लोरिंग है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द स्पेस है, उसके लिए भी एक स्पेस सूट बनता है। और उस स्पेस सूट के थ्रू जो है कोई भी हम लोग साइंटिस्ट लोग यहाँ से आते हैं उस स्पेस सूट को पहन के, ताकि वहाँ के टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वहाँ पे सर्वाइवल कर सके। और उसी के साथ स्पेस में जाने के लिए जो रॉकेट वगैरह जाएगा उसके लिए फ्यूल का है और पूरा उसका इंजन है, और वो सब भी जो है इस पर बेस्ड है, केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ब्रांच जो है वो केमिस्ट्री से बियॉन्ड नहीं, कोई भी चीज़ केमिस्ट्री से बियॉन्ड नहीं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो किससे मिलके बनी है? मैटर से। और मैटर की ही स्टडी कायम है केमिस्ट्री में। कोई भी चीज़, भले वो सॉइल है तो उसमें भी मेटल है। कौन सा मैटर है उसमें? उसमें सिलिकॉन है, कार्बन भी है, आयरन भी है, तो बहुत सारे मैटर हैं उसमें। और उन्हीं मैटर्स की सबकी स्टडी, मैटर्स और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की स्टडी, वही क्या है? वही केमिस्ट्री। तो ओवरऑल कहना चाहिए कि केमिस्ट्री जो है सेंट्रल साइंस है, फंडामेंटल साइंस है, और कोई भी ब्रांच केमिस्ट्री की ऐसी नहीं है जो साइंस से बिलोंग नहीं करती। पूरा साइंस ही केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, ठीक है ना। मैं तो कहूँगा कि केमिस्ट्री जो है वो एक तरीके का पूरा साइंस ही है ना, उसमें कोई भी पार्ट नहीं छूटता। भले आप लिविंग बींग्स की बात भी कर लें, तो लिविंग बींग्स में जो भी वो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, उसमें जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल जो है, और जितनी भी चीज़ें हैं लिविंग बींग्स में भी, नॉन लिविंग बींग्स में भी, वो सभी जो है एटम से मिलकर बनी है। और एटम्स की मिलने से मैटर बने हैं, और इन्हीं मैटर्स के और एटम्स की और इनकी स्टडी क्या है? केमिस्ट्री। तो ओवरऑल जो है केमिस्ट्री इज़ अ सेंट्रल साइंस, इज़ अ फंडामेंटल साइंस, एंड इफ़ यू डिसाइडेड टू जॉइन साइंस ब्रांच, you must have to learn chemistry very well. Without that you can't able to understand science. तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो आप लोग अभी भी देख लें, सब्जेक्ट को डिसाइड कर लें, है ना। और
केमिस्ट्री जो है बिल्कुल थिंकिंग कैपेसिटी पे बेस्ड है। इसमें क्या है कि बहुत सारे एजम्पशंस भी आ जाते हैं, हर बार बात जो है थोड़ी बहुत बदल दी जाती है हर परिस्थिति के अनुसार। तो कहना चाहिए कि इसमें आपको हर चीज़ को डिसाइड करना पड़ता है। और देखिए स्कोप्स दिए केमिस्ट्री के, पेज नंबर देख लें आप लोग 3 पे देखते चलें, बुक आप लोग पास में रखें अपने, और बुक से देखते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है। स्कोप क्या है केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो यानी कि किस फील्ड में केमिस्ट्री काम करती है। तो ये तो सभी इम्पोर्टेंस हुए कि केमिस्ट्री की ये इम्पोर्टेंस है, इस फील्ड में काम करता है। तो इसी तरीके से स्कोप की बात करें तो बहुत सारे स्कोप हैं। बेसिकली जो केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस रहती है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरीके से केमिस्ट्री के 3 इम्पोर्टेंट ब्रांचेस रहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? ये इस तरीके की केमिस्ट्री जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके ज़्यादा बात होती है। ये इसको कहना चाहिए कि एक तरीके की इस तरीके की केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके बात होती है। और ये जो ब्रांच है इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इसमें कैलकुलेशंस हैं। देन है आपका सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें कि पूरे एलिमेंट्स की स्टडी करना, जितने भी एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के क्या कंपाउंड्स हैं वगैरह वगैरह। आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट है, उन एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है, वो कौन से ग्रुप के हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल की स्टडी वो कायम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल बच्चों ने देख रखी क्लास 10th में, है ना। देन है तो आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, है ना। ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनो वर्ड से लिया गया। ऑर्गेनो मतलब जो लिविंग बींग्स में रहता है, और लिविंग बींग्स में पहले माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग बींग्स ही बना सकता है। तो उसकी पूरी बात रहेगी, वो अपन लोग करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोग इस तरीके से समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन्स और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे, कार्बन की क्या कंपाउंड है। तो ये रहता है ब्रांच, है ना, 3 इंपॉर्टेंट ब्रांच। इसके अलावा भी 2 ब्रांच और रहती है, एक होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री और दूसरी होती है अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करते हैं। आप के पास कोई फूड मटेरियल आ गया, अब उस फूड मटेरियल में कोई पॉइजनिंग सब्सटेंस तो नहीं है, या वो एसिडिक है, या वो बेसिक है, या वो क्या है, उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उन्हीं सब की स्टडी हम लोग क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करने की स्टडी एनालिटिकल केमिस्ट्री में करेंगे। और अप्लाइड केमिस्ट्री जो है वो बहुत एक उसका पूरा बहुत वास्ट जोन है। अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो आज के टाइम में जो केमिस्ट्री यूज़ हो रही है वो एक तरीके से अप्लाइड केमिस्ट्री है ना। ये सब फंडामेंटल केमिस्ट्री मतलब इन्हीं की थ्योरीज के बेसिस पे क्या चलती है, अप्लाइड केमिस्ट्री चलती है। तो आज के टाइम में अप्लाइड केमिस्ट्री की भी बहुत सारी ब्रांच बना दी गई है। कहना चाहिए कि एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री अलग हो गया है, बायोकेमिस्ट्री अलग हो गया है, मेडिसिनल केमिस्ट्री अलग हो गया है, और इस तरीके से इसकी ग्रीन केमिस्ट्री अलग हो गया है, एनर्जेटिकल केमिस्ट्री अलग हो गया है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अलग हो गया। तो ये है अप्लाइड केमिस्ट्री जो हम लोगों से जुड़ा हुआ है डेली यूजेस में, डेली लाइफ में। तो ये क्या है, अप्लाइड केमिस्ट्री। ये है स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। केमिस्ट्री का किस किस फील्ड में स्कोप है, तो सभी फील्ड में स्कोप है केमिस्ट्री का। और जो बच्चा भी केमिस्ट्री में आगे तक काम करना चाहता है वो इन सब ब्रांचेस में कोई सी ब्रांच ले सकता है। देन बात की गई है मैटर को लेके। देखिए मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि केमिस्ट्री में हम लोग डेल्स करेंगे विद द स्टडी ऑफ मैटर को लेके।
तो मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर? तो मैटर इज समथिंग विच हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास भी मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वही क्या रहेगा, मैटर रहेगा। अब होता यूँ है कि मैटर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। मैटर को भी क्लासिफाइड किया गया। कुछ मैटर्स जो होते हैं वो प्योर मैटर होता है, कुछ होता है इनप्योर मैटर। तो जो प्योर मैटर होगा या प्योर सब्सटेंसेस होंगे उसको भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। एक है उसमें कंपाउंड और दूसरा है उसमें एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड्स क्या है और प्योर सब्सटेंसेस क्या है और इनप्योर सब्सटेंसेस क्या है, पहले वो समझ लीजिए। तो मैटर को जो है दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया। एक था प्योर सब्सटेंसेस और एक था इनप्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंस which have fixed composition of element। प्योर सब्सटेंसेस वो है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का फिक्स्ड कंपोजिशन है ना, which have fixed composition of constituent particles, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का फिक्स्ड कंपोजिशन है, तो उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। और ये प्योर सब्सटेंसेस जो है उसको फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो कंपाउंड और एलिमेंट को लेके। तो इसको लेके मैं बात करूँगा कंपाउंड और एलिमेंट क्या है। उसके पहले हम लोग दूसरा वाला जो पार्ट है इसका इनप्योर सब्सटेंसेस को लेके या मिक्सचर को लेके बात कर लेते हैं। तो मिक्सचर जो है वो एक इस तरीके का मैटर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस अनफिक्स्ड या इंडेफिनेट कंपोजिशन में प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। मिक्सचर में भी दो पार्ट और बनाए गए, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे मिक्सचर आप लोग खाते हैं है ना, मिक्सचर में क्या रहता है, कोई भी सेव है, परमल है और चने की दाल वगैरह, मूंग की दाल वगैरह सब है उसमें, तो ये मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर में आप हो सकता है कि सेव ज़्यादा डाल दें या मूंगफली के दाने कम डाल दें, ज़्यादा डाल दें, तो इसमें जो डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, किसमें, मिक्सचर में। और मिक्सचर जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल इनटू द एंटायर मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर इस तरीके का मिक्सचर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो रेशियो है वो इक्वल रहेगा, हर जगह इक्वल रहेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप एक वाटर ग्लास लिए और उस वाटर ग्लास में आपने शुगर डिज़ोल्व करी। अब वाटर को आपने शुगर में डिज़ोल्व कर लिया है। आप यदि 1 चम्मच शुगर सॉल्यूशन ऊपर से निकाल के पिएंगे तो वो भी उतना ही मीठा रहेगा। आप उसको ड्रॉपर से नीचे वाले पार्ट से, ग्लास में से नीचे वाले पार्ट से निकाल के पिए तो भी वो भी उतना ही मीठा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि शुगर का जो कंसंट्रेशन है वो पूरे इंटायर मतलब पूरे के पूरे जो सॉल्यूशन है उस पूरे सॉल्यूशन में इक्वल हो गया। यानी कि जितना शुगर ऊपर वाले पार्ट में है ग्लास ऑफ द वाटर में, उतना ही शुगर जो है लोअर पार्ट ऑफ द शुगर सॉल्यूशन में शुगर का है। ठीक है ना। तो ये जो है क्या रहेगा हम लोगों का होमोजेनस मिक्सचर रहेगा। ठीक है ना। दूसरा जो है हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर
in which composition of the constituent particle is not equal into the entire mixture। इसमें कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो सब दूर इक्विवेलेंट नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने सैंड लिया, रेत, और रेत को आपने जो है वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। अब आप देखेंगे कि रेत जो है, सैंड जो है वो लोअर पार्ट में क्या है, ज़्यादा है, अपर पार्ट में रेत नहीं, सैंड नहीं। तो ये भी मिक्सचर है, पर इसमें कंपोजिशन जो इक्वल नहीं है। नीचे कंपोजिशन ज़्यादा है, नीचे अमाउंट ऑफ सैंड ज़्यादा है, अपर पार्ट में जो अमाउंट ऑफ सैंड है वो क्या है, कम है। तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। इस तरीके का मिक्सचर क्या रहेगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर रहेगा। तो इसको इन्होंने यूनिफॉर्म नाम भी दिया, इक्वल और यूनिफॉर्म, है ना, नॉट इक्वल इन, ठीक है ना। तो दोनों बातें समझ गए। होमोजेनस में इंटायर मिक्सचर में कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। हेट्रोजेनस में इंटायर मिक्सचर में कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट अनइक्वल रहेगा, नॉट यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। देन प्योर सब्सटेंसेस को लेके बात चल रही थी, तो नॉन प्योर में है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में भी दो पार्ट थे, एक तो एलिमेंट था और दूसरा था कंपाउंड। तो एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस विच मेड बाय सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। एक ही तरीके के एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो मटेरियल बनेगा, उसी मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस विच मेड बाय आइडेंटिकल और सेम टाइप ऑफ एटम्स कॉम्बिनेशन। सेम टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो मैटर बनेगा, जो सब्सटेंस बनेगा, वही एलिमेंट रहेगा। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट, तो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसमें केवल हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं। या आयरन है, या जिंक है, या कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, टोटल बहुत सारे एलिमेंट जो है नेचर में प्रेजेंट है। और इन्हीं सभी एलिमेंट्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में जमाते हुए एक टेबल बनाई गई है, जिसको नाम दिया गया है पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल की भी स्टडी हम लोग करेंगे आगे, है ना। वैसे तो बच्चों ने क्लास 10th में देख ही रखी है पीरियोडिक टेबल वगैरह सब पूरी ध्यान से। तो टोटल जो है कितने एलिमेंट्स हैं, 120 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हैं, और कुछ पे और काम चल रहा है, ठीक है ना। और अभी जो टेबल आप लोगों के पास दी गई थी उसमें 118 एलिमेंट्स दिए गए। तो एलिमेंट्स are the substance which made by a single type of atoms। then बात की गई है compounds की। compounds are the substance in which constituent particle present in a fixed ratio। ऐसे substance जिसमें constituent particle जो है fixed ratio में present है। जैसे आप समझते हैं कि H2O वाटर का मॉलिक्यूल, तो उसमें 2 हाइड्रोजन रहेंगे और 1 ऑक्सीजन रहेगा। ये जो रेशो है वो 2:1 का रेशो है, और ये रेशो हमेशा रहेगा। हमेशा आप वाटर का मॉलिक्यूल कहीं से भी ले लीजिए, भले आप रेन वाटर ले लीजिए, भले आप ड्रेनेज वाटर ले लीजिए, भले आप रिवर वाटर ले लीजिए, तो सभी वाटर में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपोजिशन रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, 2:1 रहेगा। मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम 1 ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करेंगे। तो इस तरीके का मिक्सचर कहना चाहिए, इस तरीके का मैटर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट हैं, तो इस तरीके के मैटर को हम लोग क्या बोलेंगे,
कंपाउंड कहेंगे। तो चारों चीज़ें समझ गए। मटेरियल जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक था आप लोगों का क्या, प्योर सब्सटेंसेस, और एक था मिक्सचर। मिक्सचर को फिर 2 क्लास में डिवाइड किया गया, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस जिसमें इंटायर मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंपोजिशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, इक्वल हो, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस जिसमें इंटायर मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कंपोजिशन है वो नॉट इक्वल रहे, तो वो क्या रहेगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंसेस के भी 2 पार्ट निकले, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस विच मेड बाय सिंगल टाइप ऑफ एटम, है ना। तो वो क्या रहेगा अपना, एलिमेंट रहेगा। और कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस विच मेड बाय फिक्स्ड रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के फिक्स्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड जो भी सब्सटेंस बनेगा वही क्या रहेगा, कंपाउंड्स रहेंगे। तो ये तो हुई बात मेटर के क्लासिफिकेशन की लेके। इसके बाद बात की गई है प्रॉपर्टीज़ की। देखिए किसी भी मेटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, और ये प्रॉपर्टीज़ जो है 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और एक होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो ऑब्जर्वेबल होती है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ रहती है जिसको हम लोगों को नो करने के लिए, जानने के लिए केमिकल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। जैसे एक सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ रखी हुई, तो उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब उसकी स्मेल कैसी है, और उसका वॉल्यूम कितना है, उसका मास कितना है। तो ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बाहर से ऑब्जर्वेबल होती है ना। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी। दूसरा, अब कोई सॉल्यूशन यहाँ पे रखा हुआ है मान लीजिए, तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, इस बात का डिसाइडेशन आप बिना उसको कोई भी केमिकल टेस्ट करे नहीं कर सकते। तो वो होता है केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके लिए आप केमिकल चेंज करवाना है, केमिकल टेस्ट करवाना क्या रहता है, नेसेसरी रहता है। तो दोनों बातें बच्चे समझ गए, है ना। क्या, एक तो हम लोगों की बात हुई किस बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी को लेके, और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके। अब यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बना, और इंटरनेशनल सिस्टम का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में है। और चूँकि आप लोग पता है कि अलग अलग कंट्री में लोग अलग अलग तरीके की किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए मेथड्स यूज़ करते थे। जैसे आपको पता है कि पहले हम लोग कोई लेंथ मेजर करना है तो उसके लिए गज का भी उपयोग करते, गज वर्ड आते थे, कितने गज है ना। या हमको पहले क्या होता था, मक्की वगैरह खरीदते थे, गेहूँ, तो उसको धड़ी बोलते थे, धड़ी से कितना धड़ी। सोना वगैरह खरीदना था तो बोलते थे तोला, कितने तोला है। तोला मतलब 8, पहले 12 ग्राम होता था, जो है तोला का मतलब 10 ग्राम हो गया, ठीक है ना। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को मेजर कर रहे थे, और उनकी वो यूनिट वहाँ पे चल रही थी। अब इन सब को देखते हुए ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट मामला हो गया है कि जब आपको कैलकुलेशन करना है साइंटिफिक लेवल पे,
और सब लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से। जैसे आपको पता है कि कुछ लोग क्या है, कोई नया एलिमेंट खोज लिया है तो उसको रशिया में कुछ अलग नाम दे रहे हैं, है ना, अमेरिका में कुछ अलग नाम दे रहे हैं। गोल्ड को हमारे यहाँ सोना बोलेंगे तो वो लोग कुछ और बोल रहे हैं। तो इन सब की जो चेंजेस आ रहे थे और इन सब का जो कंफ्यूजन आ रहा था अलग अलग कंट्री में सब बातों को लेकर, तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मेजरमेंट की व्यवस्था की गई, जिसको SI यूनिट्स के नाम से प्रपोज किया गया। और SI यूनिट इस तरीके का एक यूनिट सिस्टम है जिसमें हम बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर को मेजर करते हैं। अब ये बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और ये कितने तरीके की हैं उसको लेके हम लोगों को बात करना रहेगी। बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो दो तरीके की है ना। वैसे तो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी को 7 क्लास में क्लासिफाइड किया गया, तो पहले उनको लेके बात कर लेते हैं, फिर हम दोनों पे बात करेंगे बेसिक क्या है और डेराइव्ड यूनिट रूल क्या है। तो जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको मेजर करने के लिए SI ने जो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बेसिस पे 7 जो है फिजिकल मेजरमेंट यूनिट बनाई गई, है ना। उसमें मास था, लेंथ था, और आपका कहना चाहिए कि लाइट का था, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का था, और एम्पियर का था, है ना, टेम्परेचर का था, इलेक्ट्रिक करंट का था। तो इस तरीके से 7 यूनिट बनाएगी, ठीक है ना। और उनको सबको उनके सबके मेजर्स दिए। जैसे आप किसी का मास वेइंग करना है तो आप उसको किलोग्राम में करेंगे, है ना। लेंथ मेजर करना है तो आप उसको मीटर में करेंगे। आपको किसी का टेम्परेचर मेजर करना है तो आप उसको किस में मेजर करेंगे, केल्विन में, है ना। और इसी तरीके से आपको यदि करंट मेजर करना है तो वो आप एम्पियर में करेंगे, टाइम मेजर करना है तो आप सेकंड में करेंगे। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को मेजर करने के लिए बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स जो है 7 दी गई, और उनको सबको यहाँ पे पेज नंबर 5 पे बताया गया। ये तो सब बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स थी। इसके बाद जो है डेराइव्ड यूनिट के बारे में बात की गई। डेराइव्ड यूनिट वो यूनिट्स हैं जिसको कि बेसिक यूनिट से ही बनाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्यूब है और उस क्यूब का आपको बोल दिया कि वॉल्यूम क्या आएगा, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आप क्यूब का, साइड इंटू साइड इंटू साइड, है ना, हाइट इंटू विड्थ इंटू लेंथ, है ना। और आपको पता है कि क्यूब की जो है ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, एक क्यूब की ये प्रॉपर्टी होती है। तो हम लेंथ इंटू लेंथ कर देंगे, क्योंकि एक एक साइड को क्या में मेजर करेंगे, लेंथ से मेजर करेंगे। तो एक पूरे क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया, लेंथ का क्यूब। और लेंथ का क्यूब आ गया तो लेंथ को हम लोग बेसिक यूनिट में क्या में मेजर कर रहे थे, मीटर में मेजर कर रहे थे। तो इस तरीके से जो वॉल्यूम है उसका भी यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो बेसिक यूनिट्स थी उन्हीं के बेसिस पे क्या बनाया गया, डेराइव्ड यूनिट्स बनाई गई। और भी बहुत सारे उसमें बनाए गए। जैसे आप को डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अब मास के लिए यूनिट क्या निकल के आई थी बेसिक यूनिट्स में,
किलोग्राम, है ना, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे। और वॉल्यूम के लिए यूनिट निकल के आई थी मीटर क्यूब, अभी निकाली थी अपन पहले, तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो यूनिट क्या बन जाएगी, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, है ना। तो इस तरीके से एक बेसिक यूनिट्स के बेसिस पे अलग अलग डेराइड यूनिट बनाई जाती है। अभी हम लोग उस पर बात भी करेंगे, रिटर्न में भी, बोर्ड पे भी। तो ये कई सारी बेसिक यूनिट्स दी गई है। इन सब के बाद जो है बेसिक फंडामेंटल लॉज ऑफ केमिस्ट्री दिए गए, उसको लेकर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इनको सबको देखना है आप लोगों को कि क्या है ये, और इसमें कोई दिक्कत है तो। ओवरऑल जो हम लोगों की बात रही वो क्या क्या रही, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री को लेके है, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की क्या एप्लीकेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको लेके बात हुई, उसके क्या स्कोप है, उसको लेके बात हुई, है ना। और इसके बाद क्योंकि मैटर का स्टडी जो है केमिस्ट्री है, तो मैटर जो है कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो वो दो टाइप के हैं, एक तो मिक्सचर है और क्या है, प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर भी दो टाइप के हैं, कौन कौन से, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। और प्योर सब्सटेंसेस भी दो टाइप के हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। उनको लेके स्टडी करी हम लोगों ने। और फिर बात की हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके, जो कि हम लोग को मेजर करना रहेगी। वही प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए SI यूनिट जोन बनाई गई, जिसमें 7 बेसिक यूनिट जोन है, और उन्हीं बेसिक यूनिट्स के बेसिस पे क्या बनेगी आगे, बेसिक यूनिट्स के बेस पे क्या बनाएंगे, डेराइव्ड यूनिट बनेगी। तो ये सब बातें आप लोग रीड करिए। आगे हम लोग बात करेंगे सम बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द केमिस्ट्री के जो लॉ हैं उसको लेके। तो बनाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहेंगे, ठीक है ना। ओके।